Recruitment and its sources. Today's topic is recruitment and its sources. इसके पहले दो टॉपिक हो चुका है, एक कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, दूसरा हो चुका है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, और अभी थर्ड टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेस. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन देखते हैं. रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं? रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब पे रखना नहीं होता है. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फाइंड करना, सिर्फ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट. पॉसिबल जो भी कैंडिडेट है उसको फाइंड करना ही रिक्रूटमेंट है. इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. सर्च करने का प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोलते हैं. किसको? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको हम सर्च करने का जो भी प्रोसेस यूज करते हैं वो रिक्रूटमेंट कहलाता है. एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वही रिक्रूटमेंट होता है. इसके सोर्सेस देखते हैं. रिक्रूटमेंट हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस हैं. एक है इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स. दो तरह के सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के. सबसे पहले हम लोग इंटरनल सोर्सेज देखेंगे. इंटरनल सोर्सेस क्या है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही यहाँ वहाँ शिफ्ट करके रिक्रूट मतलब जॉब वैकेंसी को फिलअप करेंगे, तो उसको हम लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं. या दो तरह से हो सकता है, ट्रांसफ़र के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कम स्टाफ है, तो जहाँ ओवर स्टाफ है वहाँ से जहाँ कम स्टाफ है वहाँ पे एम्प्लॉय को भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसके थ्रू भी जॉब वैकेंसी फिलअप हो जाएगी. तो ट्रांसफ़र एक तरीका है. प्रमोशन के थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. किस तरह प्रमोशन के थ्रू करेंगे? जैसे हमारे पास सपोज 4 पोस्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 पोस्ट है, हायरार्किकल ऑर्डर में 4 पोस्ट है, और इसमें से सबसे जो ऊपर का पोस्ट है ये वैकेंट है. ऊपर वाला पोस्ट अगर वैकेंट है तो अगर इसको फिलअप करना है हमें, तो हम नीचे के एम्प्लॉय को ऊपर प्रमोशन कर देंगे. इससे क्या होगा? ये पोजीशन फिलअप हो गया, तो ये प्रमोशन कहलाता है. फिर ये खाली हो गया सेकंड पोजीशन, उसको उसके नीचे के एम्प्लॉय से फिलअप कर देंगे. फिर थर्ड पोजीशन खाली हो गया, तो सबसे लास्ट वाला जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ प्रमोशन कर देंगे. तो इस तरह 3 पोस्ट हमारा प्रमोशन से भर गया. 3 पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया जो प्रमोशन से भर गया, और लास्ट वाला जो पोस्ट है अभी वैकेंट रह गया, उसके लिए हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे. इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने 3 एम्प्लॉय को, अपने 3 प्रेजेंट एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम खुश कर रहे हैं, तो उसको और काम करने में मन लगेगा. और सबसे लोअर पोस्ट के लिए हम बाहर से एम्प्लॉय को ला रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं. प्रमोशन एक तरह से एम्प्लॉय को आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस है. एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका अटैचमेंट को बढ़ा रहे हैं. तो इस तरह से प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है. और ट्रांसफ़र में हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक हमारे जो यूनिट है उससे दूसरे यूनिट में एम्प्लॉय को हम डाल रहे हैं. तो जहाँ पे ओवर स्टाफ है वहाँ से हम एम्प्लॉय को ला करके डाल रहे हैं, तो इसके थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसका मेरिट एंड डिमेरिट्स. क्या मेरिट है, क्या प्लस है और क्या माइनस है? इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे पहला मेरिट है एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. जैसे प्रमोशन होता है तो प्रमोशन से एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, एम्प्लॉय और लॉयल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, इस तरह अगर हम पोस्ट को फिलअप करेंगे तो हमें खर्चे कम आएंगे, हम कम खर्चे में ही पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं. सिंप्लीफाइड प्रोसेस, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इससे ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, बहुत लेंदी भी नहीं है. रिलायबिलिटी, हम ऊपर के पोजीशन को अगर
अपने पुराने स्टाफ से भरते हैं तो हम ज़्यादा रिलायबल एम्प्लॉय पा रहे हैं अपने टॉप पोजीशन के लिए, और ये टाइम सेविंग है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है। हम अपने सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसके लिए फ्रेश टैलेंट नहीं पाएंगे, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। हमें तो वही टैलेंट मिलेंगे जो हमारे पास हैं। एनकरेज फेवरेटिज्म, यहाँ पे फेवरेटिज्म इनकरेज होता है। हम इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि जो भी ज़्यादा चमचे टाइप के लोग होंगे उनको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, उनको प्रमोशन करेंगे, तो एक तो फेवरेटिज्म का बढ़ावा मिलता है। लिमिटेड स्कोप है, इसमें सारे जॉब पोजीशन को हम प्रमोशन के थ्रू नहीं भर सकते, इसका स्कोप लिमिटेड है। रेज कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, किसी को प्रमोशन दे दिए, किसी को नहीं दिए, जिसको नहीं दिए उसको दुख होगा, इस तरह से वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बहुत सारे सोर्सेस हैं। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, पेपर में जो ऐड देखते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग मीडिया एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। उसके थ्रू भी हम जॉब के लिए एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन कीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी हम एम्प्लॉय को ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है आगे बताएंगे। फैक्ट्री गेट पे अगर हमें एम्प्लॉय चाहिए, फैक्ट्री गेट पे एक नोटिस लगा देंगे और उसके थ्रू भी हम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। कैजुअल कॉलर्स, कुछ कुछ लोग फ्रेश टैलेंट वाले लोग होते हैं, नए नए ग्रेजुएशन किए होते हैं और ऐसे लोग जॉब की तलाश करते हैं और यहाँ वहाँ जा कर के अपने बायोडाटा देते रहते हैं। इनको हम लोग कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। यह ऐसे लोग अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने बायोडाटा देते हैं, उनके बायोडाटा का हम एक लिस्ट बना करके रखेंगे और वहाँ से भी एम्प्लॉय को हम ले सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, कैंपस प्लेसमेंट क्या होगा अभी बताएंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी अगर हमें लेबर चाहिए तो हम रास्ते रास्ते भटक भटक के चौराहे चौराहे जा कर के लेबर नहीं खोजेंगे, हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से हमें लेबर आसानी से मिल जाएगा। वॉक इन करा लेंगे, इंटरव्यू करा लेंगे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो वॉक इन इंटरव्यू करवा करके ले सकते हैं। ई रिक्रूटमेंट या वेब पब्लिशिंग करा के भी हम एम्प्लॉय को ले सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से हम कांटेक्ट करके भी एम्प्लॉय ले सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। हमारा जो पहले का जो एम्प्लॉय है उससे भी हम पूछ सकते हैं कि कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो बताओ, मैं उसे हायर करूँगा। और टीवी पे ऐड दे करके भी हम, टेलीविज़न पे ऐड दे करके, यहाँ पे दो दो पॉइंट नहीं दिया हुआ है, टेलीविज़न पे ऐड और एक रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो इस तरह हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। पेपर में आप लोग देखते होंगे, पेपर में ऐड आता है कि वैकेंसी खाली। पेपर में एक क्लासिफाइड बोल के एक पेज होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड आते रहता है कि इतनी वैकेंसी खाली है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड का सैंपल आपको दिया है। इसको, इस तरह के ऐड को हम लोग मीडिया एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। इसके थ्रू भी जॉब पोजीशन फिलअप की जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एवरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस होती है जो गवर्नमेंट की होती है। और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे लोग जा कर के यहाँ पे अपना मार्कशीट, अपना जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यहाँ पे जमा करवाते हैं और ये लोग इनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपके सारे मार्कशीट या जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एनलिस्ट कर लिए गए हैं। ये लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले करते क्या हैं, एक रेफरेंस तैयार करते हैं, एक एक सारे बायोडाटा को मिला करके एक रेफरेंस तैयार करते हैं। और कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करते हैं, तो ये अपने रेफरेंस को उन एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट नंबर को, ईमेल आईडी को उसको दे देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको एम्प्लॉय चाहिए, और फिर वो डायरेक्टली एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता है या यहाँ इसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आ करके यहाँ से भी एम्प्लॉय को इंटरव्यू करके और लेके जाता है। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये मैंने पहले बता दिया कि ज़्यादा करके बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होती है। फैक्ट्री में अचानक से 50 लेबर की ज़रूरत पड़ गई तो फैक्ट्री के गेट पे एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा देंगे कि हमारे फैक्ट्री में 50 लेबर की ज़रूरत है, आप जो भी आना चाहता है उसका वेलकम है। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट को हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं।
कैजुअल कॉलर क्या होता है? नया नया ग्रेजुएशन किए हुए जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट्स होते हैं, जो अभी अभी एजुकेशन कंप्लीट किए, उन्हें तुरंत जॉब की ज़रूरत है, तो वे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा करके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जा करके अपना बायोडाटा या अपना सीवी जमा करते हैं। जैसे अगर हमने 10 या 20 ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीवी जमा किया, अब सारे ऑर्गेनाइजेशन उन सीवी को क्या करते हैं? फेंक तो नहीं देते हैं, उन सारे सीवी की फाइलिंग करते हैं, उन बायोडाटा की फाइलिंग करते हैं, और जब उन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो उस फाइल में से जितने भी कैजुअल कॉलर्स के उसमें लेटर हैं, सभी को देखते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको जॉब पे रखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल कॉलर। कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े जो आईआईटी होते हैं, आईआईएम होते हैं, वहाँ पे जब स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, जब वो फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में होते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ जो होती हैं अपना एक कैंप लगाती है, जहाँ से वो इंटरव्यू करके देखती है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को वे इंटरव्यू करके अपने कंपनी के लिए वहाँ से हायर कर लेती है, एक अच्छा सा पैकेज दे करके। इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। पहले बता दिया कि लेबर खोजना बहुत मुश्किल है, तो एक एक करके अगर हमें 100 लेबर चाहिए तो हम 100 लेबर खोजने में हमें बहुत दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को चुन लें। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करें कि 100 लेबर हमें चाहिए, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें 100 लेबर अवेलेबल करा देगा। ये कैसे वो अवेलेबल कराएगा उसकी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा लेबर अभी हमें जब चाहिए अवेलेबल हो जाएगा। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी हम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ला सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, ये बहुत फेमस है। वेबसाइट बहुत सारे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, timesjob.com, monsterindia.com, indeed.com, इस तरह करके jobria.com, बहुत तरह के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने डिटेल्स जो है, अपने बायोडाटा को आप डाल सकते हैं, और कंपनियां भी उस जॉब को उस वेबसाइट को सर्च करती रहती हैं। अगर उन्हें किसी का बायोडाटा अच्छा लगेगा तो वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगी, आपको बुलाएंगी, इंटरव्यू करेंगी, आपको जॉब पे रखेंगी। तो इस तरह से भी रिक्रूटमेंट होता है, जिसको वेब पब्लिशिंग बोलते हैं, या ई रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। इसको वेब पब्लिशिंग भी बोलते हैं या ई रिक्रूटमेंट, इसको हम लोग ई रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये प्लेसमेंट एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट एजेंसी, अगर जैसे मान लें आपको दुबई जाना है, तो आप प्राइवेट एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, और प्राइवेट एजेंसी आपको दुबई भेजने का इंतज़ाम करेगी, जॉब दिलाने का इंतज़ाम करेगी। दुबई भेजना, आपका वीज़ा बनाना, आपका पासपोर्ट बनाना, आपको वहाँ पे जॉब दिलाना, इस सारी काम आपको करेगी। तो ये सारी ऐसे कंपनियों, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सैम्पल दिखाया आपको, जैसे क्रिस डिसेंट कंसल्टेंट, ये क्या है? प्लेसमेंट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब, सभी तरह की जॉब के लिए हम प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी प्लेसमेंट एजेंसी का एग्जाम्पल है। ये करेंगे क्या? ये लोग आपको जॉब दिला देंगे, लेकिन आप उसके बदले में आपसे क्या लेंगे? आपसे कुछ पैसा लेंगे, लमसम, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट मंथ की सैलरी हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह से इनकी अर्निंग भी होती है। रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, रिकमेंडेशन लेटर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अब उन्हें एक और एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उन 10 में से ही एक एम्प्लॉय को कंपनी का जो मैनेजर है वो बोलेगा कि आप अपने जो भी कांटेक्ट में कोई अच्छा आदमी है जो काम करना चाहता है, उसको बुला दीजिए, या उसका नाम दे दीजिए, हम बुला देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। उसके लिए, या डायरेक्टली 10 एम्प्लॉय में से जो एम्प्लॉय किसी को रखना चाहता है, किसी अपने रिलेशन में किसी को जॉब पे रखना चाहता है, तो उसके रिकमेंडेशन भी, एक रिकमेंडेशन लेटर दे करके मैनेजर को भी रख सकता है। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिमेन मैंने दिया है रिकमेंडेशन लेटर का, तो मैनेजर को अगर अच्छा लगा उसका रिकमेंडेशन, तो वह उस एम्प्लॉय को बुला सकता है।
एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पे ऐड देता है बहुत सारे, कभी कभी देखेंगे कि टेलीविज़न पे ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, या बिकम अ टीवी जर्नलिस्ट, ऐसे ऐड आते रहते हैं। तो ये सारे भी रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। मेरिट क्या है? सबसे पहले तो ये फेयर होता है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों को लेना है तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हम एम्प्लॉय को लेते हैं। फ्रेश टैलेंट, अभी अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं, अभी अभी जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, उनको हम ले रहे हैं, तो फ्रेश टैलेंट है, पूरा एनर्जी के साथ एम्प्लॉय हमारे पास आएगा। वाइडर स्कोप, हमारे पास स्कोप ज़्यादा है, हमारे पास करोड़ों में से 10 एम्प्लॉय को चुनना है, ऐसा नहीं कि 10 में से 10 चुनना है, करोड़ों में से 10 चुनना है, तो हम बेस्ट को ले पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो पाता है जब एम्प्लॉय फ्रेश आते हैं, तो अपना इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। इसका नुकसान क्या है, इसका डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट ये है कि एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय तो हमें मिलते नहीं हैं, हमें तो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय मिलते हैं। तो हमें एक ही काम करने के लिए, जहाँ पहले एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय रखना पड़ता था, वहाँ उसी काम करने के लिए 3 एम्प्लॉय रखना पड़ता है, तो हमारे पास एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले ऐड निकलेगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर इंटरव्यू करवाएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें स्टेप्स के से हो करके जाना पड़ता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, इंटरव्यू कंडक्ट कराना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, पुराना जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड होता है, डीमोटिवेट होता है। जैसे अगर ऊपर का पोस्ट अगर है और पुराना एम्प्लॉय इंतज़ार कर रहा है कि हमें प्रमोशन दे करके उस पोस्ट को भरा जाएगा, लेकिन अचानक से प्रमोशन आपको नहीं दिया गया, नया फ्रेश रिक्रूटमेंट ला करके उस पोस्ट को भर दिया गया, तो आप में एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन होगा। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसी के साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।